अस्सलाम वालेकुम। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इंग्लिश का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक किसी भी कमीशन के लिए, स्पेशली अगर आप एफपीएससी या पीपीएससी के पेपर दे रहे हैं तो उसके अंदर ये टॉपिक ज़रूर पूछा जाता है। हम इस बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो लाजमी इसमें गलती करते हैं, मैं भी गलती करता रहा हूँ। तो मैंने अपने जितनी भी जर्नी जैसे कि रिसेंटली मैंने अपनी स्ट्रगल या आप कह सकते हो कि छोटी सी जो जर्नी है कमीशन की, वो मैंने आपके साथ शेयर करी। उसके अंदर मैंने बड़े डिटेल के साथ बताया कि मैंने कौन कौन सी गलतियाँ की हैं और जो आपने नहीं करनी। तो उसी से रिलेटेड आज मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि इंग्लिश के अंदर एक रीढ़ की हड्डी समझ लें, वो शुरू करने जा रहा हूँ, सेंटेंस करेक्शन। जिसके कुछ बेसिक रूल हम पहले करते हैं कि सेंटेंस करेक्शन करते हुए हमने किन चीज़ों को मद्देनज़र रखना है और किन को कैसे फॉलो करना है। तो उसे जैसे कि मैंने लिखा है कि आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है इंग्लिश से रिलेटेड। ये हमारा जो सेशन है ये फ्री सेशन है, जैसे कि मैंने आपको रिसेंटली वीडियोज़ के अंदर बताया कि ये जो मैं तैयारी करवा रहा हूँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवा रहा हूँ और ये स्पेशली ADFIA से रिलेटेड है। जैसे कि आपको पहले ही मैंने बताया, आपने भी देखी होंगी काफ़ी वीडियोस कि अपकमिंग में इंशाल्लाह बहुत सारी सीट्स FIA के अंदर अनाउंस होने जा रही हैं। ये जो मैंने सेशन शुरू किया ये स्पेशली आप कह सकते हो कि ADFIA से रिलेटेड है और मोस्टली जितनी भी FIA के अंदर सीट्स आएंगी तो इन्हीं से आएंगी। यानी कि रिसेंटली ये जितने भी कमीशन के आप इम्तिहान देखते हैं ना, उसके अंदर इंग्लिश एक रीढ़ की हड्डी रखती है। अगर मैं पीपीएससी की स्पेसिफिकली बात करूँ, पीपीएससी के अंदर 1 पेपर होता है, जैसे कि उसके अंदर तकरीबन 15 नंबर के MCQ लाजमी इंग्लिश से रिलेटेड आते हैं। उसी इंग्लिश के टॉपिक्स के अंदर सबसे पहले हमने जो टॉपिक करना होता है उसे कहते हैं हम सेंटेंस करेक्शन, जिसके कुछ बेसिक रूल हैं, जिसके अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, आपको एडजेक्टिव का पता हो, वर्ब का पता हो, एडवर्ब का पता हो। अगर आप इन चीज़ों को अच्छे से कर लेते हो तो मैं यकीन दिलवाता हूँ कि आपके इंशाल्लाह कभी भी सेंटेंस करेक्शन के अंदर कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आए बगैर वक्त को ज़ाया किए हुए शुरू करते हैं। हमारे जो बेसिक रूल हैं वो हमने कौन कौन से देखने हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और दूसरे जितने भी मैंने आपके साथ टोटल 8 रूल बनते हैं सेंटेंस करेक्शन के, वो मैं आपको 1 बाय 1 करवाता हूँ विद एग्जांपल, ताकि आपको समझने में आसानी हो। तो आए बगैर वक्त को ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का लेक्चर नंबर 1 सेंटेंस करेक्शन का। चले आएँ। तो सबसे पहले हमारा रूल जो नंबर 1 है वो है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट हम किसे कहते हैं। जैसे कि आपको पता है कोई भी सेंटेंस होता है उसके अंदर हमारा जो सेंटेंस की करेक्शन होती है ना, वो सबसे कैसे शुरू होते हैं, पहले सब्जेक्ट आता है कोई भी, प्लस फिर हमारा वर्ब आता है, देन हमारा ऑब्जेक्ट आता है। तो इस तमाम चीज़ों को मिला के हमारा एक सेंटेंस बनता है। तो उसी चीज़ को देखते हुए कि जो हमारा सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट को देख के हमने वर्ब को यूज़ करना है। इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहते हैं। चलिए यहाँ थोड़ा सा रूल देख लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम सबसे पहले क्या करें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये टोटल 8 रूल हैं। अगर आप इसे अच्छे से याद कर लेते, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेते, तो मैं इंशाल्लाह गारंटी देता हूँ कि आपका कभी भी सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड जो मर्जी आ जाए, जैसे मर्जी क्वेश्चन आए, ये प्रेजेंट कंपोजिशन के अंदर भी आते हैं, आप कह दो कि CSS PMS, इवन के दुनिया जहान का पाकिस्तान के अंदर रहते हुए कोई भी इंग्लिश का टॉपिक अगर सेंटेंस करेक्शन के अंदर आएगा, तो अगर आप मेरे साथ वादा कर लेते हो, अगर इन चीज़ों को आप अच्छे से समझ लेते हो, तो मैं इंशाल्लाह मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कभी भी आपका सेंटेंस करेक्शन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आए सबसे पहले रूल नंबर 1 है, क्या कहता है कि सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर होगा, देन आपने जो वर्ब यूज़ करना है वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। इसी तरह अगर सब्जेक्ट आपका वर्ब प्लूरल है, ठीक है, तो आपका वर्ब क्या बन जाएगा, वो भी प्लूरल होगा। वो कैसे, चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखे, शी प्लेज क्रिकेट, ठीक है ना, या शी प्ले क्रिकेट। अगर मैं चीज़ों को मद्देनज़र रखूं कि शी मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, मैंने किसको, सब्जेक्ट को देखते हुए क्या चेंज करना है, वर्ब, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या आना चाहिए, सिंगुलर। शी प्लेज क्रिकेट, तो ये हमारा क्या बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा, ना कि शी प्ले क्रिकेट। शी प्ले क्रिकेट क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि हमने एक वर्ब टेंसेस के अंदर कि जब कभी भी आपने सिंगुलर वर्ब को यूज़ करते हो, सिंगुलर सब्जेक्ट को यूज़ करते हो, तो उसके साथ जो वर्ब आता है उसके साथ हम एस या एस का इजाफा करते हैं। जैसे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर हमने सीखा है कि अगर ये शी प्ले क्रिकेट है तो ये हमारा क्या होगा, ये रॉन्ग है। जो हमारा करेक्ट आंसर बनेगा वो क्या बनेगा, शी प्लेज क्रिकेट। शी क्योंकि सिंगुलर वर्ब है, सिंगुलर और सब्जेक्ट है, उसकी वजह से हमारा जो वर्ब आएगा वो क्या आएगा, सिंगुलर आएगा, बट उसके साथ एस या एस हम लगाएंगे, लाजमी लगाएंगे, क्योंकि ये हमारा रूल होता है। इसी तरह दूसरी एग्जांपल है, दे प्ले क्रिकेट। दे, दे हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, प्लूरल है। तो इसके हिसाब से ये जो प्ले, ये हमारा क्या आना चाहिए,
प्लूरल, ठीक है ना। दे प्ले क्रिकेट या दे प्लेज क्रिकेट। तो आप में से बहुत से अब आपको समझ आ गई कि दे के साथ हमारा इसका क्या आएगा, हमारा दे प्लेज आएगा या दे प्ले आएगा। तो हमारा ये जो दो दे प्ले है, दे प्लेज, प्लेज एस या ई एस का इजाफा हम कब करते हैं, जब हमारा सिंगुलर वर्ब होता है। तो दे हमारा क्या है, प्लूरल है। तो ये कट हो गया, तो हमारा कौन सा सही आंसर बनता है, दे प्ले क्रिकेट, ठीक है ना। इन चीज़ों को आपने अच्छे से देख लेना है। कुछ इसका स्पेशल केस है। स्पेशल केस में क्या कहते हैं कि जहाँ पे एवरीवन, समवन या ईच आ जाए। ये मैं थोड़ा सा रेज कर लेता हूँ, देन आपको समझ आएगी, ठीक है ना। ये समझ आएगी कि क्या कहा, शी प्लेज क्रिकेट हमारा रॉन्ग राइट आंसर है, और दे शी प्ले क्रिकेट ये हमारा रॉन्ग है। इसी तरह आपको क्वेश्चन दिया होगा कि उसमें कहेगा वो कि इसको चेक करें, सेंटेंस करेक्शन करें, या आप इसे नरेशन चेक करें कि इसके अंदर गलती क्या है। दे प्ले क्रिकेट राइट आंसर है, दे प्लेज, प्लेज हम एस या एस आ गया तो आपको वैसे भी समझ आ जाएगी कि एस या एस हम तब यूज़ करते हैं जब क्या हो, सिंगुलर हो, लेकिन दे वो जमा होता है, तो इसलिए ये कट हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या बन गया, दे प्ले क्रिकेट। और थोड़ा सा इसका स्पेशल केस होता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के अंदर, ये मैं थोड़ा सा रेज करके दोबारा आपके सामने लिख देता हूँ विद एग्जाम्पल, ताकि आपको समझ आए कैसे भी आएगा, देन आपने कैसे यूज़ करना है। चले आए। अब इसी तरह स्पेशल केस इसका क्या बनता है, स्पेशल केस में इन चीज़ों को आपने देखना है कि जहाँ पे एवरीवन आए, समवन या ईच आ जाए। क्या आ जाए, एवरीवन, समवन या ईच। इनको हमेशा हमने जो कंसिडर करना होता है वो क्या करना होता है, वो सिंगुलर वर्ब होता है। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स ने देखा होगा, अक्सर अगर कमीशन के इम्तिहान देते रहते हैं तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन बने होते हैं एवरीवन, समवन या ईच को ही यूज़ करते हुए बनते हैं। अगर जब कभी भी आपके सामने एवरीवन, समवन, ईच आ जाए तो आपने हमेशा याद रख लेना कि वो सिंगुलर ही वर्ब यूज़ होगा। तो इसकी एग्जांपल कैसे बनेगी, फॉर एग्जांपल एवरीवन इज़ रेडी, ना कि और रेडी। एवरीवन अभी मैंने आपको कहा कि आपने हमेशा कंसिडर करना है एज अ सिंगुलर वर्ब, तो इसकी वजह से ये जो हमारा इज़ आएगा ये सिंगुलर आएगा, ठीक है ना। इज़ जैसे आपको पता है सिंगल चीज़ के लिए इज़ आता है, एम आता है, और जमा के लिए क्या आता है, और आता है। तो ऐसे नहीं होना था कि एवरीवन और नहीं आना था, यहाँ पे क्या जवाब है, एवरीवन इज़ रेडी। ये हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। अब दूसरा देख लेते हैं जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी के अंदर सेंटेंस करेक्शन के अंदर हमने देखना होता है। चलें आगे देख लेते हैं। अब इसी तरह हमारा दूसरा रूल है टेंस कंसिस्टेंसी। क्या मतलब कि जब हम किसी भी टेंस को देखेंगे तो उसके अंदर कोई लॉजिक होना चाहिए। क्या मतलब, अगर हम किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं तो हमारी सेंस समझ आनी चाहिए कि उस सेंटेंस के अंदर वो क्या पूछ रहा है, ये क्या बताना चाह रहा है। अगर वो हम सेंस देख लेंगे, लॉजिक समझ जाएंगे, तो देन हमारा ये वाला रूल भी हो जाता है। जैसे कि मैंने लिख दिया कि सेंटेंस लॉजिकली होना चाहिए, ठीक है ना, कोई भी लॉजिक उसके अंदर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं क्वेश्चन करता हूँ, लिखता हूँ ही गो टू स्कूल, यहाँ तक तो बात ठीक है। यस्टरडे, यस्टरडे के क्या मतलब होता है, पास्ट, ठीक है ना। अगर आपने इस चीज़ को याद किया हुआ तो ये किसको शो करवाता है, पास्ट को, वो काम जो हो चुका है। ही गो टू स्कूल, वो स्कूल जाता है। पहले तो यहाँ पे गोज आना था, ठीक है, ही गोज टू स्कूल। अगर इसे हम ख़त्म कर देते हैं, अब सही है। अगर हम इसे लिखते हैं ही गो टू स्कूल, ठीक है ना, क्योंकि ही सिंगुलर वर्ब है तो गो सिंगुलर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं वो, यस्टरडे। यस्टरडे का मतलब होता है पास्ट। तो यहाँ पे जो हमारा टेंस आना था, या हमारे पे जहाँ पे जो वर्ब आना था वो क्या आना था, वो भी पास्ट आना था। तो ये इस हिसाब से ये हमारा रॉन्ग आंसर है, ठीक है ना। आपने इसे टिक नहीं करना, ये हमारा रॉन्ग है। अब करेक्ट क्या बनता था, ही वेंट टू स्कूल, वेंट आना था। क्यों, क्योंकि यस्टरडे, यस्टरडे आ जाए, नाउ आ जाए, ING फॉर्म आ जाए, तो आपने यहाँ पे हमेशा क्या लगाना होता है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म लगानी होती है वर्ब की। तो हमारा जो राइट आंसर बनना था, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। तो ये हमारा दूसरा रूल था। पहले भी रूल में हमने पढ़ा है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या कहता है, कि आपके पास अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा, अगर आपके पास सब्जेक्ट प्लूरल है तो देन आपके पास जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। देन हमने उसकी एग्जांपल देखी। दूसरा हमने देखा कि दूसरे में कहते हैं कि आपके पास टेंस की कोई कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, यानी कि कोई लॉजिक होना चाहिए। जैसे कि अभी हमने देखे ही गो टू स्कूल, ठीक है, यस्टरडे आ गया। यस्टरडे हमें पता है कि यस्टरडे हम किसे कहते हैं, जो गुजरा हुआ। तो गुजरे के लिए हम प्रेजेंट के अंदर तो नहीं रहेंगे ना, क्योंकि गो हमारा प्रेजेंट के अंदर यूज़ होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। तो हमने यहाँ पे क्या यूज़ करना था, सेकंड फॉर्म, जो कि हमारे पास्ट में यूज़ होती है, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे। अब ये सही है। अब इसी तरह हम तीसरा रूल देख लेते हैं, जो कि आर्टिकल से रिलेटेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी लाजमी क्वेश्चन पूछता है हमारा कमीशन। तो चले आए उसे देख लेते हैं। रूल नंबर 3 वो क्या है। चलें, इसी तरह अब हमारा रूल नंबर 3 है
आर्टिकल से रिलेटेड। आर्टिकल्स हम किसे कहते हैं, ए एन और दी को। ए किसके साथ यूज़ होना है, एन किसके साथ यूज़ होना है और दी किसके साथ यूज़ होना है, वो अब हम सीखेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड भी कमीशन लाजमी क्वेश्चन पूछता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सेंटेंस करेक्शन के अंदर। तो सबसे सिंपल तो आप ये समझ लें कि ए और एन कब यूज़ होता है। एन हमेशा स्पेसिफिकली यूज़ होता है वॉवल्स के साथ। वॉवल्स जो होते हैं ए ई आई ओ यू के साथ हमेशा क्या आता है, एन आता है। दूसरा इसके अंदर ये भी याद रखना है कि ये हमेशा तब आएगा जब वो अलिफ या अलिफ मद्दा की भी आवाज़ दे, ठीक है ना। जब हम उर्दू में लिखते हैं या पढ़ते हैं, प्रोनाउंस करते हैं, तो उसके अंदर अलिफ या अलिफ मद्दा की आवाज़ देगा तो देन उसके साथ एन लगेगा। दूसरा इसके अंदर सिंपल आपके लिए मैं कर देता हूँ कि एन और ए और एन जब कभी भी आएगा वो कब आएगा, जर्नल थिंग्स के साथ आएगा, आम चीज़ों के साथ हमेशा क्या आता है, आप समझ लो कि ए और एन। फॉर एग्जांपल आप समझ लो कि हमेशा जब कभी भी ए और एन आएगा तो वो कब आएगा, कॉमन नाउन्स के साथ आएगा, ठीक है ना। सिंपल कर दिया। आपने हमेशा याद रख लेना है कि जब कभी भी ए और एन आएगा तो वो हमेशा जर्नल थिंग्स, वो चीज़ें जो आम मिल जाती हैं, अक्सरियत में ज़्यादा है, उनके साथ हमेशा क्या आता है, हमारा ए और एन आता है। दूसरा उसके अंदर एन को भी आपने देख लेना, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि वोवल्स के साथ हमेशा एन आएगा और इसके अलावा जो मर्जी आ जाएगा उसके साथ हमेशा क्या आएगा, ए आएगा। और जो हमारा दी होता है, दी हमेशा सुपीरियर को शो करता है, स्पेसिफिक थिंग को शो करवाता है। ये आप समझ लें वो नाउन जो प्रॉपर है, जो अपने आप में यूनिक है, तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा, दी आएगा, स्पेसिफिक थिंग्स के साथ में, ठीक है ना। यहाँ पे आप लिख लो कि किसके साथ, मोस्टली प्रॉपर नाउन के साथ। प्रॉपर नाउन जैसे कि अगर मैं अपनी बात करता हूँ तो मेरे साथ दी लगेगा, पाकिस्तान की बात करता हूँ दी लगेगा, सन की बात करता हूँ दी लगेगा। वो चीज़ें जो यूनिक हैं या प्रॉपर हैं तो उसके साथ हमेशा क्या आएगा, दी आता है। या दूसरा ये भी समझ ले वो चीज़ें जिनकी हम प्लूरल नहीं बना सकते तो उसके साथ हमेशा क्या आता है, दी आता है। तो अब इसी तरह हम एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे कि मैंने एग्जाम्पल आपके साथ लिख दी है कि ही इज़ ए टीचर, ए टीचर आएगा, ठीक है ना। टीचर क्योंकि क्या है, हमारा आम है, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने बताया आम चीज़ों के साथ हमेशा क्या आता है, ए और एन आता है। इसी तरह जैसे शी एट एन एप्पल, एन क्यों लगा, क्योंकि मैंने आपको कहा है कि वॉवल्स हमेशा वॉवल्स के साथ, एप्पल अलिफ से लिखा जाता है, एप्पल पढ़ा भी ऐसे जाते हैं, ए और ए एन, ए ई आई ओ यू से यूज होता है, एप्पल तो इसके लिए एन लग गया, ठीक है ना। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि वॉवल्स के साथ हमेशा क्या आएगा, हमारा एन आएगा। वॉवल्स कौन से, ए ई आई ओ यू, ये हमारे वॉवल्स हैं। इसके साथ आपने ये भी याद रखना है कि जो अलिफ और अलिफ मद्दा की आवाज़ दे तब आएगा, जैसे कि अभी मैंने लिखा शी एट एन एप्पल। और इसी तरह दी सन राइजेस इन द ईस्ट, सन क्या है, हमारा एक स्पेसिफिक है, यूनिक है और प्रॉपर है। सन कोई और तो नहीं हो सकता, यूनिक है, दुनिया के अंदर सिर्फ एक ही सन होता है, ठीक है। इसलिए इसके साथ क्या आया, दी आया। इसी तरह अगर मैं पाकिस्तान की बात करता या किसी दूसरे मुल्क की बात करता तो वो हमारे क्या, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर के साथ भी हमेशा क्या आना था, दी। तो ये हमारा आर्टिकल के रूल्स है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि कमीशन लाजमी पूछता है सेंटेंस करेक्शन के अंदर। अब इसी तरह हम रूल नंबर 4 पढ़ लेते हैं जल्दी से, कि जो सेंटेंस करेक्शन के अंदर जो हमें काम हेल्पफुल होगा, हमें हेल्प देगा, तो वो देख लेते हैं। अब इसी तरह सेंटेंस करेक्शन के अंदर 4th रूल आता है हमारा प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन का मतलब क्या होता है, लोकेशन, ठीक है ना। दूसरे लफ्ज़ों में आप हमेशा याद रखें, प्रेपोजिशन हमेशा हम कहते हैं वो चीज़ जो लोकेशन को आइडेंटिफाई करे, जो लोकेशन को बताए। प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन से पहले जो आता है, किसी चीज़ के पोजीशन को बताने के लिए जो यूज़ करते हैं वो हम क्या कहते हैं, प्रेपोजिशन होता है। इन, एट, अबव, आउट, बिहाइंड, बिलो, डाउन, ये सारी चीज़ें क्या है, ये हमारी प्रेपोजिशन है। इनको यूज़ कैसे करना होता है, लोकेशन को देखते हुए कि कौन सी लोकेशन पे किस चीज़ को यूज़ करना है। जैसे कि इन किसके लिए यूज़ होता है, किसी चीज़ के अंदर रहने के लिए या किसी इलाके में रहने के लिए। ऐड किस लिए यूज़ होता है, मोस्टली ऐड तब यूज़ होता है किसी चीज़ में डिफ्रेंशिएट करना हो। जैसे कि मैं अभी एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे कि लिखा हुआ है ही इज़ अ गुड एट इंग्लिश, ठीक है ना। ही इज़ गुड एट इंग्लिश आएगा, क्यों, क्योंकि वो इंग्लिश में अच्छा है। किसी चीज़ में है, सब्जेक्ट में है तो वो क्या होगा, एट आएगा। इसी तरह शी इज़ फाउंड ऑफ म्यूज़िक, ओ डबल एफ वाला नहीं, ओ एफ वाला, ये फिक्स प्रेपोजिशन कहते हैं हम इसे। इसी तरह ही लिव्स इन कराची, वो कहाँ पे रहता है, किसी जगह पे रहता है, तो उसके लिए इन यूज़ होता है। मज़ीद जब हम ये सेंटेंस करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, इससे रिलेटेड मैं आपको एक प्रैक्टिस भी करवाऊंगा इंशाल्लाह। मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जो कि कमीशन आपसे पूछ सकता है, उसको हम 1 बाय 1 भी लेके चलेंगे ताकि आपकी मज़ीद प्रैक्टिस हो इन सारे रूल्स को। पहले मैं आपको रूल पढ़ा रहा हूँ, देन जब हम इसकी एप्लीकेशन करेंगे मज़ीद आपको फिर समझ आएगी। इसी तरह 5th रूल होता है हमारा एडजेक्टिव और एडवर्ब। हमने एडजेक्टिव कब यूज़ करना है, एडवर्ब कब यूज़ करना है।
ये मोस्टली बच्चों को कन्फ्यूजिंग होता है। कई स्टूडेंट मेरे जैसे बच्चे भी इसमें पजल होते हैं, कई दफ़ा हम भूल जाते हैं कि एडजेक्टिव है या एडवर्ब है। तो सिंपल उसमें क्या पहचाना है, एडजेक्टिव हमेशा किस चीज़ को डिस्क्राइब करेगा, वो नाउन को डिस्क्राइब करेगा। इसी तरह जो हमेशा एडवर्ब होगा वो हमेशा किसे डिस्क्राइब करेगा, वो वर्ब को डिस्क्राइब करेगा। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि आपको मज़ीद समझ आए। जैसे कि मैंने लिखा हो, शी इज़ ए ब्यूटीफुल गर्ल। गर्ल क्या है हमारी, एक नाउन है। मैंने आपको कहा जो नाउन को डिस्क्राइब करे, किसके बारे में बता रहा है कि वो खूबसूरत लड़की है। तो जो इसके अंदर खूबसूरत ब्यूटीफुल है वो क्या है, एडजेक्टिव है। इसी तरह शी सिंग्स, वो गाती है ब्यूटीफुली, गाने को शो करवा रहा है, तो ये हमारा क्या बन गया, एडवर्ब बन गया। तो इस तरह अगर आपने थोड़ी सी सेंस से यानी कि सोचते हुए थोड़े से कॉमन सेंस को यूज़ करते हुए ये कर लिया तो इंशाल्लाह ये भी आपका कभी भी गलत नहीं होगा। इसी तरह अब थोड़े से 3 और रूल हैं, वो भी हम देख लेते हैं ताकि हमारी जितनी भी सेंटेंस करेक्शन के बेसिक रूल हैं उसकी थोड़ी सी आपको नाउ हो जाए, ताकि जब हम प्रैक्टिस करेंगे साथ साथ मैं आपको बताता तो रहूँगा, लेकिन आपसे भी मैं पूछता रहूँगा ताकि आप भी उस चीज़ को अच्छे से और प्रॉपर वे से लेके चलें, ताकि आपको कभी भी सेंटेंस करेक्शन के अंदर मसला ना बने। तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम रूल नंबर 6 देख लेते हैं, वो क्या है, चले आएँ। अब इसी तरह 6 रूल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बेसिकली ये काफ़ी दफ़ा क्वेश्चन में ये लाजमी कमीशन आपसे पूछता है सेंटेंस करेक्शन के अंदर। जब कभी भी वो आपको सेंटेंस करेक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन देगा तो उसमें ये ज़रूर पूछता है। तो उसमें क्या होता है, 6 रूल है, डबल नेगेटिव अवॉइड। कभी भी आपने सेंटेंस के अंदर डबल नेगेटिव नहीं लेके चलना कि पहले एक नेगेटिव बात हुई है, नहीं में बात हुई, तो दूसरी दफ़ा भी आपने नहीं में बात नहीं करनी। फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, आई डू नॉट नीड नो हेल्प। अब डोंट, ये भी बात कह रहा है कि मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना, डोंट नीड नो, अब ये एक ही बात है दोनों की, ठीक है ना, तो इसलिए ये हमारा क्या है, रॉन्ग है। राइट आंसर क्या बनना था, आई डू नॉट नीड एनी हेल्प, मुझे किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं है किसी भी मदद की, ठीक है ना। आई डू नॉट एक दफ़ा आ गया ठीक है, अगर दूसरी दफ़ा आ गया तो वो नेगेटिव है। कभी भी आपने सेंटेंस के अंदर डबल नेगेटिव को यूज़ नहीं करना होता है, ये भी सेंटेंस करेक्शन के अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है ना, ये आपने याद रखना है। क्या मतलब, मैंने आपको कहा है कि आई डू नॉट नीड नो हेल्प, नो भी आ गया, डू नॉट भी आ गया, तो 2 दफ़ा नो आ गया, नहीं भी बात हुई, नेगेटिव आ गया, तो ये क्रॉस है, गलत है, ठीक है ना। जब कभी भी ऐसे आ गया तो आपने आंखें बंद करके इसे क्रॉस कर देना है। तो हमारा जो राइट आंसर बनना था वो क्या आना था, आई डू नॉट नीड एनी हेल्प, ये हमारा राइट आंसर है। इसी तरह 2 रूल रह गए, वो भी देख लेते जल्दी से, चले आए। अब इसी तरह 7th रूल है, वो देख लेते हैं कि क्या कहता है, करेक्ट प्रोनाउंस यूज़, कि हमेशा जब कभी भी आपने किसी सेंटेंस को देखना है तो उसके अंदर उसकी प्रोनाउंसिएशन को देखते हुए सही सेंटेंस को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं कहता हूँ, अली एंड मी वेंट टू स्कूल, अली और मैं, मी, और इसी तरह एक है अली एंड आई और मी में फ़र्क है। जब कभी भी हमने प्रोनाउंस देखना है, ये प्रॉपर नाउन प्रोनाउन के हिसाब से है, ठीक है ना, तो हमेशा जब कभी भी सब्जेक्ट के साथ, ठीक है ना, हमेशा मी नहीं आता, ठीक है ना। जब कभी भी दो बंदों की बात हो, मेरी या दूसरी किसी भी की बात हो, या जैसे अक्सर आपने देखा होगा ये सेंटेंस लाजमी आता है, अली एंड मी वेंट टू स्कूल, तो जब कभी भी ये आ जाए, मी आ जाए, तो आपने क्या कर देने, इसे क्रॉस कर देना है। तो जो राइट आंसर बनता है वो क्या बनता है, अली एंड आई हमेशा यूज़ करना है, मी यूज़ नहीं करना। वेंट टू स्कूल, तो राइट ऑप्शन क्या बनता है, अली एंड आई। प्रोनाउंसिएशन को यूज़ करते हुए, करेक्ट प्रोनाउंस देखना है आपने कि क्या बन सकता है, अली एंड आई, अली और मैं, ठीक है ना, वेंट टू स्कूल, ये राइट आंसर है। इसी तरह 8 रूल है, जो लास्ट रूल है सेंटेंस करेक्शन के अंदर, वो क्या है कि पैरेलल स्ट्रक्चर, कि जो आपने किसी स्ट्रक्चर को लेके चलें वो पैरेलल होना चाहिए, ऐसे नहीं हो कि उसके अंदर तरतीब टूटी हो। फॉर एग्जांपल जैसे मैं लिखता हूँ, शी लाइक्स रीडिंग, ठीक है, राइटिंग, ठीक है, एंड टू स्विम, अब वो स्ट्रक्चर ब्रेक हो गया है, यहाँ पे आई वाली यूज़ें हुई हैं, तो यहाँ पे भी क्या आने थे, आई वाला, क्या मतलब, ये हमारा रॉन्ग है। राइट क्या बनता था, शी लाइक्स रीडिंग, राइटिंग एंड स्विमिंग, ठीक है ना, स्ट्रक्चर मेंटेन होना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले बताया रूल, पैरेलल स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्ट्रक्चर के अंदर कोई भी बेतरतीबी नहीं होनी चाहिए। ऐसे ना हो कि पहले आई वाली यूज़ हुई, देन लास्ट पे जाके उसने अलग से यूज़ कर दी, तो वो क्रॉस है। ये भी चीज़ें आपने अच्छे से देखनी है। तो ये था आज का लेक्चर नंबर 1, जिसके अंदर हमने सेंटेंस करेक्शन के जितने भी बेसिक रूल हो सकते हैं जो कि हमने देखने होते हैं सेंटेंस करेक्शन के अंदर, वो मैंने आपके साथ शेयर किए। उम्मीद है आपको चीज़ों की समझ आई होगी। मज़ीद जब हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर नंबर 2 के अंदर
इनकी एप्लीकेशंस करेंगे तो आपको और मज़ीद अच्छे से समझ आएगी। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें ताकि उनको भी अगर इंग्लिश से रिलेटेड कोई भी मसला है सेंटेंस करेक्शन के अंदर या अगर वो इंग्लिश तैयार करना चाहते हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे आपको बहुत सा डाटा इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत हेल्पफुल और बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपकी सपोर्ट ही की वजह से मुझे मोटिवेशन मिलती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 2 में, इसकी एप्लीकेशंस लेके, ताकि आपको मज़ीद अच्छे से समझ आए। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।